वेलकम स्टूडेंट्स। आज आपको लाइट रिफ्लेक्शन और रिफ्रैक्शन के नेक्स्ट पार्ट में ले चलते हैं। हमने इससे पहले पढ़ लिया था साइन कन्वेंशन। साइन कन्वेंशन के बाद नेक्स्ट पार्ट है हमारा मिरर फॉर्मूला। मिरर फॉर्मूला का ये न्यूमेरिकल्स में यूज होगा। जो भी स्फेरिकल मिरर्स है, कॉन्केव कॉन्वेक्स मिरर में जो भी न्यूमेरिकल होंगे ये फॉर्मूला यूज होगा। इसमें क्या क्या यूज हो रहा है वो देख लेते हैं। यू से क्या डिनोट हो रहा है? डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट फ्रॉम पोल। पोल क्या होता है? स्फेरिकल मिरर बनता है, यहाँ पे पोल होता है, ठीक है। यहाँ जहां भी ऑब्जेक्ट होगा, ऑब्जेक्ट से पोल की डिस्टेंस क्या होगी? यू, ठीक है। इमेज जहां भी बनेगी, इमेज डिस्टेंस ऑफ इमेज फ्रॉम पोल। इमेज अगर कॉन्वेक्स लेंस है तो इमेज पीछे बनती है, ये वाली डिस्टेंस लेंगे। कॉन्केव मिरर है, इमेज कुछ केसेस में आगे बनती है, एक आधा केसेस में पीछे भी बनती है। उसमें कुल मिलाकर की डिस्टेंस जो है वो पोल से ही लेनी है, चाहे वो ऑब्जेक्ट की हो या इमेज की हो, ठीक है। तो यू ही और एफ जो होता है वो हमारा फोकल लेंथ होता है। इसके बीच में जो रिलेशन होता है वो क्या होता है? 1/u + 1/u = 1/f। इसको बोलते हैं मिरर फॉर्मूला, ठीक है। क्या होता है ये? मिरर फॉर्मूला, ठीक है। अब एक टर्म इसमें यूज होता है मैग्निफिकेशन। मैग्निफिकेशन का क्या मतलब होता है? मैग्निफिकेशन का मतलब ये होता है कि जो हम लेंस यूज कर रहे हैं, सॉरी जो मिरर यूज कर रहे हैं, वो उसने इमेज को हमारी कितना मैग्नीफाई किया, मतलब कितना छोटा किया या कितना बड़ा किया। जैसे हम लेंसेज में मैग्नीफाइंग लेंस पढ़ते हैं, जो आप लोगों ने देखा होगा, ठीक है। जो माइक्रोस्कोप में होता है छोटी चीजों को बड़ा करके देखने के लिए, तो वहां पे भी वो उसी चीज को, जो छोटी चीजों को बड़ा करके देखते हैं, वो मैग्निफिकेशन होता है, ठीक है। तो या बड़ी चीज छोटा हो रही, जो कुछ भी है, जो भी रिलेशन होगा वो यहाँ से देखा जाएगा, मैग्निफिकेशन बोलते हैं। मैग्निफिकेशन का क्या है फॉर्मूला? हाइट ऑफ इमेज, मतलब जो इमेज की हाइट बनेगी उसको h' से लिखेंगे, और हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट जो होगी उसको x से लिखेंगे, इसके बीच और m से लिखेंगे मैग्निफिकेशन को, ठीक है। तो m = h'/h। इसका जो है ऑब्जेक्ट डिस्टेंस ऑफ इमेज और डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट के बीच में भी रिलेशन होता है, वहां पे माइनस लगा के करते हैं। जब न्यूमेरिकल करेंगे तो u और v की डिस्टेंस जो है, हम जो साइन कन्वेंशन पढ़ चुके हैं एक्स एक्सिस के अलाउंग, कि राइट हैंड साइड होगा तो पॉजिटिव, लेफ्ट हैंड साइड होगा तो निगेटिव, जो भी है, ठीक है। ऊपर होगा तो पॉजिटिव, नीचे होगा तो निगेटिव, ठीक। तो उसके अकॉर्डिंग यहाँ पे पुट करेंगे, उसके अकॉर्डिंग इस फॉर्मूले में भी पुट करेंगे। और अगर m की वैल्यू निगेटिव आती है तो इमेज जो है रियल बनेगी, और m की वैल्यू पॉजिटिव आती है तो इमेज जो है वो वर्चुअल बनेगी, ठीक है। इतना पोर्शन था रिफ्लेक्शन का। उसके बाद टॉपिक आता है रिफ्रैक्शन, ठीक है। रिफ्रैक्शन में हम पढ़ेंगे कि रिफ्रैक्शन फिनोमेना आया कहां से, कैसे आकर होता है, ठीक है। सबसे पहले रिफ्रैक्शन का ओरिजिन समझ लेते हैं। रिफ्रैक्शन आकर कैसे होता है, या अगर डेली लाइफ में हम आपको बताएं ऐसा कोई एग्जांपल जिससे आपको पता चल सके कि हाँ रिफ्रैक्शन होते हुए हमने देखा है, ठीक है। तो इसको नोट कर लीजिएगा, मिरर फॉर्मूला और मैग्निफिकेशन वाला फॉर्मूला। इसको मैं अब रफ कर रहा हूं, वीडियो को पॉज करके आप लोग नोट कर लीजिएगा। रिफ्रैक्शन, अगर हम ये कहें कि जो लाइट रे है वो एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जा रही है, कहने का मतलब अगर पानी के अंदर हम देखें कोई चीज, हम पानी के अंदर का कोई टैंक है, ठीक है, वाटर टैंक है, उसमें हमने मान लीजिए ये मार्कर अंदर डाल दिया, उसके बाद टैंक के ऊपर से ऐसे देख रहे हैं, ठीक है। मार्कर जो है टैंक के बिल्कुल निचली सतह पे, जो नीचे वाला सरफेस है वहां पे जाके रुक गया है, ठीक है। और ऊपर से देख रहे हैं हम टैंक में, जो पानी की टंकी हम लोग के घरों पे भी रखी होती है ऊपर छत पे, उसमें अगर हम देखते हैं तो क्या होता है, नीचे वाली जो सरफेस होती है ऐसे लगता है बहुत ऊपर है, मतलब हम हाइट तो अगर मान लीजिए मेरी हाइट के बराबर यहां तक है टंकी, ठीक है, और मैं ऐसे झांक रहा हूं टंकी में, तो जब वो मार्कर जो है हम देखेंगे टंकी पे, टंकी के नीचे, तो वो हमको ऐसे लगेगा कि बहुत ऊपर आ गया है, ठीक है, ये है।
दूसरा एग्जाम्पल हम देखते हैं कि किसी पेपर स्लैब, किसी ग्लास स्लैब है, ठीक है, जिसको हम पेपर वेट भी बोलते हैं, पेपर वेट बोलते हैं। उसको अगर हम किसी पेपर पे जिस पे कुछ लेटर्स लिखे हुए हैं, ठीक है, कुछ लेटर्स लिखे हुए हैं, ठीक, और उसको हम इसके ऊपर ग्लास स्लैब रखते हैं मोटा, ठीक है, जिसको हम पेपर वेट भी बोलते हैं। तो ये जो लेटर्स हमको उस ग्लास स्लैब के ऊपर से दिखेंगे वो हमें ऐसे लगेंगे कि बहुत बड़े बड़े लेटर्स हैं, जो एक्चुअल साइज़ है उससे ज़्यादा दिखेंगे। दूसरा एग्जांपल क्या देख सकते हैं हम, अगर देख सकते हैं किसी ग्लास में, ठीक है, पानी भरा हुआ है और हमने एक पेन या पेंसिल यहाँ पे ऐसे डुबोई, यहाँ उसके बाद यहाँ से ऐसा लगता है हल्का सा पेंसिल इधर को झुकी हुई, जबकि वो होती सीधी ही है, ठीक है। तो अब हमको पेंसिल कहाँ से दिख रही है, एक तो यहाँ इस मीडियम पे दिख रही है जहाँ से ऊपर एयर है, और नीचे कहाँ पे है, पानी, ठीक है, वाटर। तो ये दोनों अलग अलग मीडियम हो गए, ठीक है। यहाँ पे मीडियम क्या है, एयर है, यहाँ पे क्या है, वाटर है, ठीक है। यहाँ से जो लाइट ट्रेवल करके हमारी आंखों पे आ रही है और इस पोर्शन से, दोनों मीडियम से लाइट ट्रेवल करके आ रही है, उन दोनों मीडियम्स में लाइट ट्रेवल करने की जो स्पीड होगी वो डिफरेंट होगी। इस वजह से ही ये जो वाटर में डूबी हुई जितनी भी पेंसिल है, जितना पोर्शन वाटर में डूबा हुआ है, वो हमको ऐसा लगेगा टिल्टेड है, हल्का सा टेढ़ा हुआ है, ठीक है, होता लेकिन सीधा है, ठीक है। इसको हम इस एक्टिविटी को अगर हम आप लोग घर पे भी करके देखेंगे तो आपको लगेगा हाँ ये वाकई में हो रहा है। और इसी एक्टिविटी से हमको ये कंफर्म हो जाएगा कि लाइट जो है डिफरेंट मीडियम में डिफरेंट स्पीड से ट्रेवल करती है, ठीक है, ये तो कंफर्म हो गया। अब ऐसा हो क्यों रहा है, अगर यहाँ पे ये वाटर की जगह कुछ और कोई और लिक्विड होता, ठीक है, सपोज करिए केरोसिन होता, ठीक है। अब एक टर्म यहाँ पे यूज़ होता है ऑप्टिकल डेंसिटी, ठीक है, ऑप्टिकल डेंसिटी, इसको याद रखिएगा। अब हम रिफ्रैक्शन के बारे में थोड़ा सा पढ़ लेते हैं, ठीक है। रिफ्रैक्शन के बारे में पढ़ने से पहले जो ये एक्टिविटीज़ हमने करके देखी, इससे हमें क्या पता चलता है, इससे हमें ये पता चलता है कि लाइट जो है वो सभी मीडियम्स में सेम डायरेक्शंस में नहीं चलती है। मतलब कि जिस डायरेक्शन में एयर में चल रही, वैक्यूम में चल रही हैं, वही सेम डायरेक्शन जो है वो वाटर में फॉलो नहीं करेंगी, ठीक है। मतलब कि अलग अलग मीडियम में अलग अलग डायरेक्शन होगी लाइट की, ठीक है। तो रिफ्रैक्शन का हम डेफिनेशन हम लिख लेते हैं, ठीक है। रिफ्रैक्शन क्या होता है, ठीक है, रिफ्रैक्शन क्या है, when light ray traveling obliquely, ये यही होता है जैसे यहाँ पे आ रही है, ठीक है, obliquely from one medium to another, the direction of propagation of light in the second medium changes, ठीक है। और यही फिनोमिना रिफ्रैक्शन कहलाता है। दिस फिनोमिना इज नोन एज रिफ्रैक्शन। दिस फिनोमिना इज नोन एज रिफ्रैक्शन, ठीक है। क्या लिखा हुआ है कि जब व्हेन लाइट रे ट्रैवलिंग ऑब्लिक्यूली, मतलब किसी भी
एक मीडियम से दूसरे मीडियम में लाइट आ रही है, और दूसरे मीडियम में आने के बाद, जैसे मान लीजिए इस फिगर में दिखा एयर में यहाँ पे लाइट रे आ रही है, और जैसे ही ग्लास में आती है, ठीक है, तो हल्का सा टिल्ट हो जाती है, ठीक है, मतलब कि जो पाथ है, जो प्रोपोगेशन है, वो चेंज हो जाता है, ठीक है। तो ये जो चेंज होने का प्रोसेस है, इसी फिनोमिना को रिफ्रैक्शन बोलते हैं, ठीक है। इतना क्लियर है। अब उसके बाद क्या है, अब हम देखेंगे यहाँ पे क्या हो रहा है। इस पॉइंट पे, ये पॉइंट O है, इस पॉइंट O पे क्या है, एयर और ग्लास है, ठीक है। जो लाइट रे है वो एयर से ग्लास में एंटर कर रही है, ठीक है, एयर से ग्लास में एंटर कर रही है। इसका मतलब क्या है कि ये रेयरर मीडियम है और ये डेंसर मीडियम है, ठीक है। यहाँ पे फिर से रेयरर मीडियम आ गया, ठीक है। तो यहाँ पे हमने जहाँ पे इंसिडेंट था वहाँ पे एक नॉर्मल खींचा, ठीक है। तो जब रेयरर मीडियम से लाइट रे डेंसर मीडियम की ओर आई, तो वो नॉर्मल से हल्का सा टिल्ट हो गई, ठीक है, टुवर्ड्स नॉर्मल। नॉर्मल खींचने के बाद टुवर्ड्स नॉर्मल वो हल्का सा टिल्ट हो गई, फिर डेंसर मीडियम में अपना पाथ फॉलो किया। उसके बाद पॉइंट O डैश पे नॉर्मल एक फिर हमने खींचा जहाँ पे इंसिडेंट थी ये वाली रे, तो ये कहाँ पे जा रही, नॉर्मल से दूर जा रही है। यहाँ पे नॉर्मल से यहाँ, ठीक है। इस वाले पॉइंट पे क्या हो रहा था, यहाँ पे क्या हो रही, नॉर्मल की तरफ बेंड हो रही। ये नॉर्मल था, ये नॉर्मल की तरफ बेंड हो रही, और इधर नॉर्मल से दूर जा रही है, ठीक है। जब लाइट रे रेयरर मीडियम से डेंसर में आई तो नॉर्मल की तरफ बेंड हुई, और जब डेंसर से रेयरर की तरफ आई तो नॉर्मल से दूर बेंड हुई, ठीक है। ये फॉर्म देख लिया हमने। EO, इस पॉइंट को हमने क्या मान लिया, ये क्या है, एक इंसिडेंट रे है, ठीक है, ये हमारी इंसिडेंट रे है। उसके बाद जो है रिफ्रैक्टेड रे कौन सी होगी, ये वाली रे, O से O डैश, O से O डैश क्या होगी, रिफ्रैक्टेड रे, ठीक है, रिफ्रैक्टेड रे। और आखिरी में क्या है, O डैश H, इसको यहाँ पे लिख लेते हैं। O डैश H जो है वो इमर्जेंट रे है, मतलब कि जो बाहर निकल के आ रही है, ठीक है, इमर्जेंट रे। अब इससे हमें क्या दिख रहा है, इस फिगर से हमें क्या दिख रहा है, यहाँ पे जब इंसिडेंट रे थी, एयर से ग्लास में आई, रिफ्रैक्शन हुआ, रिफ्रैक्शन के बाद फिर से यहाँ पे दूसरे मीडियम से किसी दूसरे मीडियम में गई, मतलब एक मीडियम से दूसरे मीडियम में गई, तब भी रिफ्रैक्शन होगा। अब यहाँ पे हमने क्या देखा, ये वाली रे अगर डॉटेड लाइन से इधर आगे खींच दें, और ये फिर से जो यहाँ वाली रे थी, ये दोनों एक दूसरे के पैरेलल हो जा रही। इसका मतलब कि जो ये एंगल था, जिस एंगल से यहाँ पे रिफ्रैक्शन हुआ था और जिस एंगल से ये दूर गई, ये दोनों एंगल सेम था, इस वजह से ये लाइन यहाँ पे पैरेलल हो गई, ठीक है। ये दोनों एंगल सेम था, इस वजह से जो बेंडिंग हो रही है, मतलब कि एक बार एंट्री करेगी तो जो एंगल बेंड होगा, और जब एग्जिट होगा तो दोनों एंगल जो हैं वो सेम होते हैं, ठीक है। उसके बाद क्या है, अब हमारी समझ में क्या आ गया, रिफ्रैक्शन होता क्यों है। रिफ्रैक्शन होने का सिर्फ एक ही कारण है कि जब लाइट जो है किसी एक मीडियम से दूसरे मीडियम में, ठीक है, एग्जिट या एंट्री करती है, ठीक है, तो उसकी स्पीड में जो चेंज आती है उसकी वजह से रिफ्रैक्शन होता है। ट्रांसपेरेंट मीडियम की बात कर रहे हैं हम, ठीक है, जहाँ पे हम देख सकते हो, ठीक है। तो ये रिफ्रैक्शन का कॉन्सेप्ट हो गया। इसके बाद अब इसमें कुछ लॉस भी होंगे, जैसे कि रिफ्लेक्शन में थे, इसको वीडियो को पॉज करके आप लोग नोट कर लीजिएगा। इसके लॉस देख लेते हैं हम। पहला लॉ तो बिल्कुल सेम है जैसे हमारे रिफ्लेक्शन का था। रिफ्लेक्शन में क्या था, पहला इंसिडेंट रे नॉर्मल टू द पॉइंट, नॉर्मल एट द पॉइंट ऑफ इंसिडेंट एंड द रिफ्लेक्टेड रे लाइज ऑन द सेम प्लेन। तो यही कहानी यहाँ पे भी है।
लॉ, रिफ्रैक्शन का जो लॉ है, पहला लॉ है लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन, लॉज ऑफ रिफ्रैक्शन। पहला क्या है कि द इंसिडेंट रे, द रिफ्रैक्टेड रे, द इंसिडेंट रे, द रिफ्रैक्टेड रे, द रिफ्रैक्टेड रे एंड द नॉर्मल, एंड द नॉर्मल टू द, कहाँ पे, इंटरफेस, जहाँ पे वो एयर से ग्लास में जा रही है, ठीक है, इंटरफेस ऑफ टू ट्रांसपेरेंट मीडियम, टू ट्रांसपेरेंट मीडियम एट द पॉइंट ऑफ इंसिडेंस, एट द पॉइंट ऑफ इंसिडेंस, ठीक है। इसमें कोई रटने की ज़रूरत नहीं है। ऑल लाई इन द सेम प्लेन, ऑल लाई इन द सेम प्लेन, ऑल लाई इन द सेम प्लेन, ठीक है। ये तो हो गया पहला नियम। क्या लिखा हुआ है? द इंसिडेंट रे, द रिफ्रैक्टेड रे एंड द नॉर्मल टू द इंटरफेस ऑफ टू ट्रांसपेरेंट मीडियम एट द पॉइंट ऑफ इंसिडेंस ऑल लाई इन द सेम प्लेन। ये इसकी बात हो रही है। ये इंसिडेंट रे और ये जो नॉर्मल है और जो ये रिफ्रैक्टेड रे है, ये तीनों जो है एक ही प्लेन पे होंगे, ठीक है। प्लेन मैंने बताया था, ठीक है। अगर ये बोर्ड एक प्लेन है तो ये तीनों इसी प्लेन पे होंगे। ये नहीं होगा कि कोई इधर आ गया बाहर 3D 2D 3D में, ठीक है, 3D में। ये हो गया। उसके बाद क्या है, दूसरा लॉ क्या है रिफ्रैक्शन का? वो लॉ ये है कि द साइन ऑफ एंगल ऑफ इंसिडेंस, ठीक है, इसको मैं लिख दे रहा हूँ ऐसे सीधे, साइन ऑफ एंगल ऑफ इंसिडेंस अपॉन साइन ऑफ एंगल ऑफ रिफ्रैक्टेड रिफ्रैक्शन इज इक्वल्स टू कांस्टेंट। ये कोई कांस्टेंट होगा। अभी इसके बारे में बात करेंगे। इसको आप कैसे लिख लेंगे? इसको लिख लीजिएगा द रेशियो ऑफ साइन ऑफ एंगल ऑफ इंसिडेंट रे टू द साइन ऑफ एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन, सॉरी, ठीक है, रिफ्रैक्शन इज अ कांस्टेंट। कांस्टेंट किसके लिए होगा? फॉर द गिवन पेयर ऑफ मीडियम, ठीक है। कोई पेयर होगा। यहाँ पे एयर ग्लास की बात कर रहे हैं आप, एयर और आप केरोसिन की बात कर लीजिए, एयर और डायमंड की बात कर लीजिए, कुछ भी, जो भी आपको करना हो, जहाँ जो भी ट्रांसपेरेंट मीडियम हो, उसके बीच में जो एंगल ऑफ इंसिडेंस बनेगा उसका साइन, और जो एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन बनेगा उसका साइन, उन दोनों का रेशो जो होगा वो एक कांस्टेंट आएगा, ठीक है। और इस कांस्टेंट को क्या बोलते हैं? इस कांस्टेंट को ही बोलते हैं रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। क्या बोलते हैं? रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। एक मिनट लिख देते हैं, इसको नोट कर लीजिएगा आप रब करके। ये जो कांस्टेंट आया है कहाँ पे? ये जो कांस्टेंट आया है इस वैल्यू में, इसको स्नेल्स लॉ भी बोलते हैं, ठीक है। इसको स्नेल्स लॉ भी बोलते हैं। साइन आई अपॉन साइन आर इज इक्वल्स टू कांस्टेंट, ठीक है। इसको स्नेल्स लॉ भी बोलते हैं, स्नेल्स लॉ। और ये जो कांस्टेंट है इसको रिफ्रैक्टिव इंडेक्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं? रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। इसके बारे में हम अगली वीडियो में पढ़ेंगे। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ द सेकेंड मीडियम, ठीक है। ये जो वैल्यू आएगी वो सेकेंड मीडियम मतलब कि ग्लास की आएगी, ठीक है, विथ रिस्पेक्ट टू द फर्स्ट मीडियम, मतलब कि ग्लास का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स एयर के रिस्पेक्ट में, ठीक है। हमेशा याद रखना कि जिसका भी रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हम लिखेंगे, अभी आगे हम रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के बारे में अच्छे से पढ़ेंगे, वहाँ पे समझेंगे, ठीक है। तो इस वीडियो में आपने क्या क्या पढ़ा? रिफ्रैक्शन आपने कैसे देखा कि जब कोई लाइट रे जो है वो एक मीडियम से दूसरे मीडियम में ट्रेवल करती है तो वो उसका जो प्रोपगेशन होता है, जो लाइट रे प्रोपगेट होती हैं, उसका डायरेक्शन चेंज हो जाता था। जो एयर में था वो ग्लास में नहीं है, जो ग्लास में था वो एयर में नहीं है। इस वजह से उन जो रेज हैं वो अलग अलग डायरेक्शन में ट्रेवल करती हैं। इसी प्रोसेस को रिफ्रैक्शन बोलते हैं, ठीक है। रिफ्रैक्शन का रूल पहला क्या था?
कि जो इंसिडेंट रे है और जो नॉर्मल है एट द पॉइंट ऑफ इंटरफेस ऑफ द मीडियम, ठीक है, वो और द रिफ्रैक्टेड रे वो दोनों एक ही सेम प्लेन पे होंगे। दूसरा रूल क्या था, साइन आई। साइन आई का मतलब क्या है, तो एंगल, साइन ऑफ एंगल ऑफ इंसिडेंस एंड साइन ऑफ एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन, दोनों का रेशियो जो है वो एक कांस्टेंट होगा। इस कांस्टेंट को रिफ्रैक्टिव इंडेक्स बोलते हैं, ठीक है। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स किसका होगा, ग्लास का होगा इन रिस्पेक्ट ऑफ फर्स्ट मीडियम, मतलब कि द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ सेकंड मीडियम इन रिस्पेक्ट टू द फर्स्ट मीडियम। इससे पहले हमने कॉन्केव लेंस और कॉन्केव मिरर और कॉन्वेक्स लेंस मिरर के लिए हमने मिरर फार्मूला और मैग्नीफिकेशन फार्मूला पढ़ा था, ठीक है। तो आज के वीडियो में बस इतना ही। आप लोग क्या करेंगे, लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब, और जो भी आपकी प्रॉब्लम हो, जो भी इस वीडियो में ना समझ में आया हो, प्लीज़ कमेंट करिए, ठीक है। कमेंट करेंगे तो थोड़ा सा इम्प्रूवमेंट होने के चांसेस हैं। आप जो भी होगा वो मैं ज़रूर करूँगा, ठीक है। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो। थैंक्स स्टूडेंट्स।